नमस्कार दोस्तों। दरअसल पूरा देश रो रहा था इस घटना से, लेकिन वो हैवान जिसने क्रूरता की थी वो बैठकर हंस रहा था। जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी तो वो बैठकर हंस रहा था, विक्ट्री का सिंबल दिखा रहा था। दोस्त, मैं जी हाँ उसी हैवान की चर्चा कर रहा हूँ, उस कहानी का चर्चा कर रहा हूँ जो कि 2013 की बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ प्रीति राठी केस के बारे में। शायद आप भूल गए होंगे, किसी को, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे हैवान भी हमारे सोसाइटी में, हमारे अगल बगल रहते हैं जो कि रूह कपा देने वाली घटना कर जाते हैं। चलिए तो केस को शुरू करते हैं दोस्त। दरअसल 2013 1 मई की दिन थी जब प्रीति राठी अपने दिल्ली के घर से मुंबई की ओर जाने को तैयार हो रही थी। मुंबई निकलना था उनको ज्वाइन करने के लिए जॉब, जो कि आईएनएस में सेकंड लेफ्टिनेंट का जॉब उनको मिला था। हालांकि वो बहुत ही तेज़ बंदी थी, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी। तो नर्सिंग करने के बाद वो आईएनएस मुंबई में कोलाबा स्थित में उनको एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइनिंग करना था। तो दरअसल पहली बार कोई भी बेटी जाती है बाहर, जा रही बेटी या बेटा कोई आता है तो थोड़ा सा रहता है मन में संयस कि कैसे जाएगी कैसे रहेगी। तो इसके पिताजी अमर सिंह राठी और चाचा चाची साथ में जाते हैं कि इनको सेटल्ड करके हम आएंगे वापस। तो दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन से इनकी ट्रेन थी 1 मई 2013 को। हज़रत निज़ामुद्दीन ये पहुँचते हैं, वहाँ से ट्रेन बाकायदा पकड़ते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा थी ट्रेन में, तो किसी तरह इन लोग बैठते हैं। उसके बाद ये निकल लेते हैं बांद्रा टर्मिनल के लिए, जो कि मुंबई में स्थित है। बहुत देर बैठे रहने के बाद आपस में देखते हैं कि एक बंदा जो कि पूरा चेहरा, पूरा फेस को कवर किया हुआ है, वो प्रीति को घूर रहा है, प्रीति को देख रहा है। तो इसके घर वाले सतर्क हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या बात है जो प्रीति को इस तरह से देख रहा है। इसी तरह घटना करते 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 पूरी सफ़र ख़त्म हो जाती है। 2 तारीख आ जाती है और ये बांद्रा के स्टेशन पे, टर्मिनल पे ये जाके उतरते हैं 8:05 में। उतरने के बाद दोस्तों होता ये है कि इसके पापा, चाची और चाचा थोड़ा सा आगे चल रहे होते हैं प्रीति से। प्रीति भी क्या सोचती है कि थोड़ा सा अपने कदमों को तेज़ करके आगे बढ़ा जाए, पापा के पास जाया जाए। जैसे ही वो कदम अपने आगे बढ़ाती है दोस्तों, उसी वक्त प्रीति के पीछे कोई कंधा पे हाथ रखता है, और वो पता है कौन शख्स होता है। जी हाँ, वही गमछा वाला बंदा जो कि अपने फेस को पूरा कवर किए हुए था, वो हाथ रखता है पीछे। प्रीति देखती है, इतने देर में देखे, समझे, सोचे कि क्या हुआ। वो बंदा अपने हाथ में बोतल लिए हुए रहता है, बोतल खोलता है और उसके चेहरे पे छिड़क देता है, फेंक देता है। और चेहरे पे पड़ते ही प्रीति का दर्द, प्रीति के मतलब कि इतना ख़तरनाक जलन, इतने ख़तरनाक होता है कि वो इतनी कस के चिल्लाती है दोस्तों कि आप और हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किसी बच्ची पे, किसी जो कि 23 साल की युवती पे, कोई भी युवती हो यार, एज डजेंट मैटर, युवती हो युवक हो, उसके फेस पे कोई एसिड डाल दिया और इतनी ख़तरनाक कि रूह कपा देती वो चीखें। इतने देर में उसके चाचा चाची पापा तीनों दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया दोस्त। और इतने में एक समीर शेख नाम का एक बंदा रहता है जो कि उठा कर देखने की कोशिश करता है कि इस डिब्बे में था क्या। तो पता चलता है कि एसिड है। समीर शेख अपने 2 दोस्त समीर शेख और सलमान शेख को बोलता है कि पकड़ो, जल्दी जाओ, जल्दी पकड़ो इसको, बंदे को जिसने इस एसिड पे पकड़ा है। और वो बंदा भागने लगता है, किसी तरह वो भाग कर वहाँ से निकल जाता है। इतना ही नहीं, इसके भाग जाने के बाद होता यह है कि प्रीति को स्टेशन मास्टर के कमरे में लेकर जाया जाता है। वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इतनी ख़तरनाक दर्द था दोस्त। इसके बाद जब प्रीति को लेके जाया जाता है तो इसको दूसरे हॉस्पिटल में प्रेफर किया जाता है, जो कि नाम था गुरु नानक हॉस्पिटल। गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रेफर करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि स्थिति गंभीर हो जाती है। वहाँ कुछ दिन एडमिट होती है, बाकायदा ये खबर देश दुनिया में पूरी ख़तरनाक लेवल पे फैल जाती है। जब ये देश दुनिया पे खबर फैलती है तो अपने यहाँ
आदमी सोचने लगता है, पूरा एकदम आंदोलन दिस दैट जस्टिस फॉर प्रीति, इस तरह से आंदोलन चलने लगता है दोस्त। पूरी खबर चल गई थी, पूरे भारत में यह खबर चली गई थी, जैसे निर्भया कांड हुआ था उसी तरह। तो होता यह है कि इतने इधर एक जांच पड़ताल चल रही थी कि क्या कांड हुआ, इतने बीच में प्रीति की बहन तन्नू के पास फ़ोन आता है दोस्त, एक बंदे का, पवन कुमार का। वो पूछता है प्रीति कैसी है, प्रीति का तबीयत क्या है, प्रीति ठीक है कि नहीं है। तो प्रीति की बहन जो तन्नू थी वो अपने पिताजी को बताती है कि ऐसा ऐसा घटना है पापा, एक पवन कुमार का बंदा फ़ोन किया है, अमर जी, जिनको पिताजी का नाम था अमर सिंह राठी। तो प्रीति के पापा को शक होता है कि कहीं ये तो नहीं, लेकिन दोस्तों कानून के आँख जानते ही बंधे होते हैं, आँख अंधा कानून कहा गया है। तो पवन कुमार पर उस तरह से शक नहीं जाता है, उस तरह से, जो कि बीटेक कर रहा था पवन कुमार। फिर भी लेकिन पुलिस तहकीकात ये करती है कि पता किया जाए कि वो जो बंदा था उसको तहकीकात कैसे किया जाए, कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि कौन सा बंदा था। तो स्टेशन पर जाती है, समीर शेख को लेकर जाती है, बोलती है और 2-4 लोगों से पूछताछ करती है। तो उसका स्केच बनाया जाता है, दोस्तों, स्केच बनाया जाता है और स्केच को लेकर जाया जाता है प्रीति के पास। प्रीति की स्थिति ऐसी थी कि वो ना बोल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। क्या करती है दोस्त, एक पेज है, बोर्ड रहता है, उस पर लिख के देती है कि ये 3 बंदे में से कोई एक हो सकता है। मैं नाम बता देता हूँ, सत्यम, पवन कुमार और अंकुर पवार। ये तीनों में से नाम लिख कर देती है कि ये तीनों ही मेरे को फेस देखने से लग रहा है। पुलिस पवन को तलाश करती है, खोजने के बाद 9 मई 2013 को उसको बुलाती है पुलिस कस्टडी में और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में क्या निकलता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ पूछताछ करती है। और इस बीच क्या हो रहा था कि प्रीति राठी का तबीयत जो है और भी नासाज हो रहा था दोस्तों। प्रीति राठी की गंभीरता और भी बढ़ते जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन ख़राब होते जा रहे थे। आज समझ सकते हो कि एसिड अटैक हुआ था फेस पे, पूरा गला पे, पूरा सब कुछ जल चुका था दोस्तों। मैं क्या बोलूँ। उसके बाद गुरु नानक हॉस्पिटल वाले हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर इनको शिफ्ट किया जाता है बॉम्बे हॉस्पिटल में, ट्रांसफ़र किया जाता है दोस्तों। कहानी इसके बाद और आगे बढ़ती है, आप सुनिएगा। इतने बीच क्या होता है कि जो पकड़ा गया था पवन कुमार, उसके पूरा तहकीकात किया जाता है, दिस दैट। तो बहुत सारे पूछताछ में कुछ मतलब कि क्लू नहीं निकल रहा था, क्लूलेस थी पुलिस और कुछ पता नहीं चल रहा था कि पवन कुमार का रिलेशन क्या है, क्या मतलब कि यही कि तो नहीं है शख्स जिन्होंने कातिल जो वो फेंका है, क्या बोलते एसिड। लेकिन बहुत सारे तहकीकात के बाद कुछ पता नहीं चलता। मोबाइल लोकेशन को देखा जाता है तो मोबाइल लोकेशन उसको दिखाया जाता है राजकोट। तो पुख्ता सबूत पवन कुमार के खिलाफ मिला नहीं। पुलिस फिर अब सदमे में कि करे तो करे क्या, किसको पकड़े, कैसे क्या करे, कैसे तहकीकात किया जाए, कौन है इसका मुख्य आरोपी। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर आती है। 2 महीने का वक्त निकल जाता है और आईसीयू में भर्ती, वेंटिलेटर में भर्ती हमारी वो आपकी प्रीति राठी अपना आखिरी सांस लेती है 1 जून को। और आंखें, पूरे देश की आंखें नम करके हम लोग को छोड़कर चली जाती है दोस्तों। एक ऐसा पल आता है जिसके सांसें मतलब क्या बोलते हैं, अपना हिम्मत हार जाती है। इतना ख़राब लगता है दोस्तों। पूरे देश में माहौल फिर गंभीर, फिर उसी लेवल पे एकदम आंदोलन होने लगता है कि प्रीति राठी को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए एंड उसको फांसी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, जो भी इसका गुनहगार हो। इसके बाद कहानी आगे चलती है दोस्तों। ये मामला, इनके पिताजी मांग उठाते हैं कि लाश को तब तक नहीं जलाया जाएगा जब तक कि सीबीआई को नहीं सौंपा जाए। तो सरकार मान जाती है, सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है दोस्तों। लेकिन दिक्कत है कि सीबीआई जांच भी करती है, उसके बाद भी पवन कुमार के पास कोई क्लू, पवन कुमार के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलती है। तो एक तरह से, और फिर क्या कहते हैं, इसके पिता पता करवा रहे थे कि कहाँ है पवन कुमार, तो पता चलता है कि राजकोट में था जो ओरिजिनल बात। तो फिर गड़बड़, फिर ये होता है कि सीआईडी को दे दिया जाता है केस दोस्तों। सीबीआई से सीआईडी को केस दे दिया जाता है। और हम बात करते हैं उसके बाद
सीआईडी बहुत लोगों से पूछताछ करती है, बहुत घर वालों से, इनके दोस्त यारों से पूछताछ करती है। पूछताछ के समय एक रिलेटिव जो है इनके, उनसे पूछताछ करती है तो प्रीति राठी के एक रिलेटिव, उन्होंने एक बात, बहुत ही अचंभव करने वाली बात एक्सेप्ट करती है, बात बताते हैं, कहते हैं कि प्रीति राठी को कोई बंदा प्रपोज कर रहा था दोस्त, और बंदा का नाम अंकुर पवार था, और एंड ही वाज प्रपोजिंग, ही वाज मतलब कि मतलब फोर्सफुली वांट हर, कैसी भी तरह फोर्सफुली हो, ऐसे हो वैसे हो, किसी भी तरह उसको अपनाना चाहता था दोस्त। पर पृथ्वी राठी ऑलवेज रिफ्यूजेज हीज प्रपोजल, हर वक्त यही कर रही थी। इतने में उसके दिल को नहीं होता है, बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद, बार बार रिजेक्शन, अंदर से घृणा महसूस होने लगी। और घृणा इस लेवल की कि उसने धमकी ये तक दे डाली थी कि मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका सबक मैं ज़रूर तुम्हें सिखाऊंगा। और ऊपर से क्या हो रहा था कि प्रीति राठी स्टूडेंट के रूप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी, बहुत ही होशियार थी, और उसका जॉब लगा था। तो अगल बगल के बंदा लोग को नहीं होता है, घर वाले बोलते, ताने मारते, अरे यार कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले, इस तरह से। तो उसके अंदर ह्यूमिलेशन और लेवल पे उठ गई थी। इसके बाद आगे घटना होती है दोस्तों की, जब 1 मई 2013 को पता चलता है कि ये जाने वाली है, तो ये भी बंदा अपना टिकट करवाता है हज़रत निजामुद्दीन से। इसके मोबाइल का लोकेशन में भी पता चलता है। हाँ फिर पुलिस जब ये बात होता है, तो उसके बाद अंकुर को बुलाया जाता है, अंकुर से पूछताछ की जाती है। तो बाद में वो बयान पलट रहा था। तो इसके बाद क्या होता है कि पूछताछ के बाद वो बहुत बयान पलट रहा था, लेकिन बाद में एट लास्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सबूत भी तो चाहिए दोस्तों। तो सबूत के लिए क्या करती है पुलिस, सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने जाते इधर उधर। तो जहाँ से वो एसिड लिया था दोस्त, तो एसिड के दुकान वाले जहाँ से लिया, तो वहाँ बोला था कि मैं एसिड का बहुत बड़ा दुकान खोलने वाला हूँ, आपके यहाँ से मैं माल उठाऊँगा, आप इसलिए हमको सैंपल साइज़ दीजिए। तो उन्होंने हॉर्लिक्स के 2 लीटर के डिब्बे में एसिड का सैंपल साइज़ दिया था दोस्त। ये पहली सबूत लगती है। दूसरी चीज़ सबूत ये लगती है कि उसी दिन 1 मई को हज़रत निजामुद्दीन के स्टेशन पे इसका मोबाइल को ट्रेस किया जाता, तो पता चलता वहीं था। उसके बाद 2 को पता चलता है तो बांद्रा टर्मिनल में ही था। इससे शक नहीं, पूरा सबूत 2 सबूत हो गए। तीसरा सबूत बुलाया जाता है दोस्त यार, जो बांद्रा के स्टेशन पे समीर शेख और सलमान शेख और सलीम शेख, तीनों को बुलाया जाता है। और तीनों से एक लाइन से बहुत सारे कैदी को, बहुत सारे अपराधी को रख दिया जाता है, और इनसे पूछताछ की जाती है कि बताइए इनमें से वही बंदा कौन है जिसने एसिड अटैक किया था। तो पता चलता है कि ये तो अंकुर ही है। पता चल जाता है, सब कुछ वेरीफाई होता है, और इसको हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में क्या मतलब, इनको इस पर केस चलता है इस पर मर्डर केस 302 से लेकर बहुत सारा केस, और मुंबई सेशन कोर्ट के तहत इसको फांसी की सज़ा दी जाती है दोस्तों। 1 मई को ठीक है, वही उसमें फांसी की सज़ा दी है। तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में अपील करता है, जो कि 12 जून को 2019 में हाई कोर्ट में इसको उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। और जब ये फांसी की सज़ा सुन रहा था दोस्तों, विक्ट्री का साइन दिखा रहा था, और बहुत सारे मुस्कुरा रहा था। बताइए, इतना दर्दनाक, इतना बेशरम, इतना बेहाया बंदा, इतना बेहाया मुजरिम तो आज तक आप या हम नहीं देखे होंगे दोस्त। इसके बाद हाई कोर्ट इसको उम्र कैद की सज़ा दे देती है। यही सिस्टम है दोस्त, इतना ख़तरनाक क्राइम करने के बाद भी इसको उम्र कैद। इट इज़ नॉट अ जस्टिस, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। बट जो भी है, न्यायालय से बड़ा तो कोई है नहीं। चलिए, तो ये यदि कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आपको मतलब कि अच्छे बहुत से दिखाया गया या बताने की कोशिश किया हमने। ऐसा नहीं था कि कोई ह्यूमिलेशन के बहुत था कुछ। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।